बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। जहां इतनी हलचल हुई, जहां कल भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर तानाजनी होते हुए देखी, जहां उससे पहले हम लोगों ने पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात को अटैक होते हुए देखा, वो सारे मामला देखने के बाद अब सवाल ये पैदा होने लगा है कि आखिर होगा क्या और अल्टीमेटली हल किधर से निकलेगा, कौन सा ऐसा रुख होगा जो कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हम लोगों को दिखाएगा। क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जितनी कड़वाहट और जितना जहर उगला जा चुका है, इसके बाद एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं। स्ट्रेटजी के हवाले से जब कोई स्टडी करता है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज कोई पढ़ता है, तो वो उसको पता होता है कि एक एस्केलेशन लैडर होती है और उस एस्केलेशन लैडर के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है जहां आपने डिसाइड करना होता है कि डीएस्केलेट करना है मामले को या आखिर तक लेकर जाना है। और अगर आखिर तक लेकर जाना है एस्केलेशन लैडर के, तो फिर आखिर का जो एंड रिजल्ट या एंड का जो अंजाम होगा वो होगा क्या। मुझे लगता है कि हमारे सियासतदानों ने ये सोचा ही नहीं कि अगर हम लोग इस एस्केलेशन लैडर पर चलते चले जाएंगे तो आखिर में करना क्या है, किधर मामले को लेकर जाना है, कैसे हल करना है। हर कोई अपनी अपनी गलतियों को किसी ना किसी तरीके से शुगर कोट करके पेश करता हुआ नजर आता है। खान साहब ने एज सच कोई रिबटल अभी तक नहीं दी, जो मामलात सारे हुए अवामी रद्द अमल कहकर उसको रफा दफा करते रहे हैं और अभी भी ब्रशिंग अंडर द कार्पेट वाला काम कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कि 12-13 जमातों पर मुश्तमिल है, वो इस टाइम पर अदलिया के खिलाफ फुल ऑन महाजाराई के अंदर हम लोगों को नजर आ रही है। इस टाइम पर तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 जो है वो पास हुआ है। उस बिल की कुछ चीदा नुकात जो अभी मेरे सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। कौमी असम्बली की तौहीन के हवाले से है कि जी बिल में 24 रुकनी एक टीम होगी। वो 24 रुकनी टीम जो होगी वो पार्लियामेंट की तौहीन के हवाले से केसेस को सुनेगी और तहकीकात करेगी। बिल के अंदर बेसिकली अपोजिशन और हुकूमत दोनों के ही अराकीन मौजूद होंगे। नॉट जस्ट दैट, कमेटी के अंदर जो अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन होंगे वो इस बात के मजाज होंगे कि पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले किसी भी जो इदारा है उसको उसके किसी भी शख्स को बुला सके। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट या इसकी कमेटी की तहकीर या एज सच इनके अराकीन के इस्तेहकाक को मजरू किया गया तो इस पर सज़ा होगी। पार्लियामेंट्री कमेटी तौहीन पार्लियामेंट पर किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब कर सकती है। अच्छा, ये किसी भी वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकब मुल्ज़िमान को 6 माह की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। यानी सज़ा अल्टीमेटली इट्स एन ऑफेंस, जहां जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा। और यहां और लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकब मुल्जिम को जो सज़ा होगी, उसके बाद कमेटी शिकायत के ऊपर रिपोर्ट पर स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट को सज़ा तजवीज़ करेगी कि उनके ख्याल में इस जुर्म की क्या सज़ा होनी चाहिए। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मुताल्लिका अफराद के ऊपर सज़ा का तयन करेंगे और उसका ऐलान करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे, जो हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, जो रास्ता आगे है वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं एतजाज़ अहसन साहब, मायनाज कानूनदान है, जाने माने सियासतदान है। बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। एतजाज़ अहसन साहब, ये एक तो पहले बिल मैंने आपके सामने रखा है, नाजरीन के सामने रखा है, ये बिल आपको कैसा लग रहा है जो पार्लियामेंट की तौहीन का बिल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं, ये तो मुनासिब बिल है। आई डोंट डिसएग्री विद दैट। 6 महीने की सज़ा फॉर वायलेटिंग द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और रिडिक्यूलिंग इट, या किसी एक शख्स को जो एमएनए है या मेंबर पार्लियामेंट है उसकी तौहीन आप करते हैं तो ठीक है। ये लोगों को इससे इख्तलाफ भी होगा, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक इट अपीयर्स टू बी। मैंने पढ़ा नहीं है, फ्रैंकली मैंने पढ़ा नहीं है, बट जो आपने बताया है कि एक जनरल सा है कि जनरली वो अबाउट अनड्यू, इनवैलिड, unsubstantiated criticism of parliament or of members of parliament, individual members, अगर ये है जनरली एक reinforcement of a kind of the defamation act, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। privileges of members भी ऐसे हैं which are to be prescribed by law, and this law doesn't seem to be unreasonable। मैं समझा शायद इसमें कोई ऐसा आ रही है क्लॉज के
जुडिशरी पे भी, सुपीरियर जुडिशरी पे भी ये इसके तहत एक्शन हो सकता है। वो अगर एक्सक्लूसिवली उस पर नहीं है और एक जनरल लॉ है तो फिर वो इट वोंट कॉन्ट्रवीन आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये सिर्फ जुडिशरी से मुतल्लिक होता और इतनी बिटरनेस हो गई है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की ने शो किया इतनी बिटरनेस टुवर्ड द जुडिशरी, particularly the Chief Justice उमर अता बंदयाल, कि मेरा ख्याल था कि इसमें इस लॉ में ये प्रोवाइड कर रहे होंगे या फिर प्रोवाइड किया होगा कि जी जुडिशरी विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू एनी डेफमेशन सूट और एनी थिंग फॉर एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन एतजाज साहब, ये मैंने अभी जो आपके सामने बिल रखा है इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। वो कह रहा है कि पार्लियामेंट की जो कमेटी होगी वो तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से मुर्तकिब किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब कर सकती है। अब जिस तरह की चपकलिश की बात आप कर रहे हैं, जिस तनाव की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसके अंदर तो क्लियरली ऐसा नहीं लगता कि जैसे बिहाइंड दिस एंटायर बिल या लेजिस्लेशन एम वही है जहां सुप्रीम कोर्ट से बार बार पार्लियामेंट के मामलात के अंदर मुदाखलत की जाती है, बार बार सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो यहाँ चीफ जस्टिस साहब इसमें इसके ज़मरे में तो नहीं आते? नहीं, मेरा ख्याल है उनको नहीं बुलाया जा सकता। उनके लिए तो जनरली व्हेन आर्टिकल 68 सेज कि नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस ऑन द कॉन्डक्ट और ऑफ एनी जज, तो वो जब उसको डिस्कस ही नहीं कर सकते आप, तो उस पर आप कोई रेफरेंस किस तरह बना सकते हैं, उसको कोई नोटिस किस तरह दे सकते हैं, उसको कोई तलब किस तरह कर सकते हैं जब आप जिक्र ही नहीं कर सकते उसकी कॉन्डक्ट का। लेकिन एतजाज साहब, जिक्र भी हो रहा है, कॉन्डक्ट पे भी हो रहा है, ज़ातियात पे भी हो रहा है, नाम भी दिए जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीचेस हो रही हैं उसके अंदर बाकायदा चीफ जस्टिस साहब को और कुछ और जजेस को, उनके साथियों को अच्छा खासा जो है वो लफ्जी उनके ऊपर गोलाबारी की जा रही है। तो फिर यहाँ किधर गया आर्टिकल 68 जिसका जिक्र कर रहे हैं? ये जो हो रहा है पिछले 5-6 दिनों से पार्लियामेंट के फ्लोर पे, ख्वाजा आसिफ या वो तकरीर मिसाल के तौर पे उनकी है, वो हो नहीं सकता। वो आइन के तहत, आइन इजाज़त नहीं देता उस डिस्कशन की। स्पीकर साहब दे रहे हैं और इजाज़त, और फ़राख दिली से दे रहे हैं इजाज़त, और अदलिया फ़िलहाल उसको सरफ नज़र कर रही है। लेकिन अदलिया ने अगर किसी वक्त नोटिस जारी किया तो वो कह सकेंगे कि ये चूँकि डिस्कशन इज़ प्रोहिबिटेड इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 68, तो इफ़ इट हैज़ बीन डन इट इज़ बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ पार्लियामेंट एंड बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो वो एक बहस छेड़ेगी कि इज़ इट बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और नॉट। बट जब आइन ये एक पाबंदी लगाता है कि आप एक चीज़ को पे बहस भी नहीं कर सकते, तो अगर बहस ही नहीं कर सकते तो तबादला ख्याल ही नहीं कर सकते, तो उसको आप तलब करेंगे तो पहले बहस करके कोई कहेंगे तलब करो, कोई कहेंगे तलब ना करो, कोई कहेंगे इसका ट्रायल करो इस जज का, कोई कहेंगे कि नहीं अंडर दिस एक्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 68 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ये अल्ट्रा वायरीज होगा टू द एक्सटेंट ऑफ जजेस एंड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 68। ये एक बहस चलेगी, उसके बाद फैसले होंगे, अदलिया फैसला करेगी। तो और आर्टिकल 68 भी क्लियर है मेरी निगाह में कि आप बहस नहीं कर सकते। तो अगर बहस ही नहीं कर सकते तो बाकी चीज़ें तो उस पर जो ग्राउंड फ्लोर है, जो प्लिंथ है, वो तो यही है कि आप बहस नहीं कर सकते। इस पे इमारत आपने बनानी है, तो इमारत आप बना ही नहीं सकते जब उसमें कहते हैं आप इस प्लिंथ पे आप एक ईंट नहीं लगा सकते।
लेकिन तो उस पर इमारत किस तरह बना सकते? राइट, लेकिन एतजाज साहब ये बैक एंड फोर्थ जो है कि उस पर इमारत नहीं बन सकती, आर्टिकल 68 आ जाता है, फिर जब अदलिया की बात आती है तो फिर आर्टिकल 69 आ जाता है, तो ये बैक एंड फोर्थ तो चलता रहेगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये जब बिल आया है तो ये उसके बाद आया है, जो कुछ इमरान खान साहब के हवाले से रिमार्क्स उनके केसेस के अंदर आए, उनको कुछ जो रिलीफ दिया गया जिसको हुकूमत समझती है कि अननेसेसरी ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है इमरान खान साहब को, लाडले भी कह रहे हैं खान साहब को। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको नहीं लगता कि ये कानून जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोकस्ड है टुवर्ड्स व्हाट हैज रिसेंटली हैपेंड, या आपको लगता है कि एक लॉन्ग डिस्कोर्स और लॉन्ग बैटल? देखिए, बात यह है अनीका कि पार्लियामेंट को अस्यूम करना चाहिए कि पार्लियामेंट कोई अल्ट्रा वायरीज एक्ट नहीं, यानी खिलाफ एक आइन कोई कानून नहीं बनाना चाहती, ये उसकी प्रिजम्पशन है। ये एक समझ लें एक बयान है और एक एट्रीब्यूट की जाती है इंटेंशन, गुड फेथ टू पार्लियामेंट, और उसकी नेक नियति पे बना हुआ कानून समझा जाता है। इनिशियली पहली जो जब आप एग्जामिन करते हैं किसी कानून को तो पहले इस लेंस में, उसे इस पैराए में देखते हैं कि वो कानून जो है और वो जो नीयत थी वो पार्लियामेंट की ये नहीं थी कि वो ऐसा कानून बनाए जो इनहराफ करे आइन से। सो अगर इसमें जज का जिक्र नहीं है, किसी जज का कि जुडिशरी के भी को भी बुला सकते हैं और तलब कर सकते हैं, तो देन इट इज़ टू बी अस्यूम्ड कि ये गुड फेथ में ये बनाया गया है और इसमें कोई आइन से इनहराफ की का इरादा नहीं था और ना हुआ है इनहराफ, क्योंकि जजेस को चूँकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जब उनके बारे में, उनकी कॉन्डक्ट और किरदार के बारे में आप कोई बहस ही नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उनको तलब कैसे करेंगे? जो और इससे बड़ा वाक़या या इससे ज़्यादा अमल अगेंस्ट द जुडिशरी समझा जाएगा कि ये लॉ उसकी इजाज़त देता है, वो बहस के बाद ही होगा ना। बहस होगी हर बात पे कि जी रेफरेंस दायर कर दो चीफ जस्टिस पे या किसी जज के ख़िलाफ़। अब पार्लियामेंट में अगर ये फ़ैसला करना है, रिकमेंड करना है स्पीकर को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हमारी तरफ से ये केस लें आप, और ये एक बड़ी ख़राबी की है आप कि हमारे फ़लाने जज ने और जज साहब ने, और उनके ख़िलाफ़ चलें करप्शन के केसेस हैं बड़े प्रूवन, पर ये किए हैं तो आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो वहाँ इससे पहले कि वो रेफरेंस और इस किस्म की कोई दरख्वास्त तैयार करे पार्लियामेंट में बहस होनी पड़ेगी। बहस होगी जब, तो वो बहस ही जब इजाज़त नहीं है तो फिर पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बुलाए जज को। बाकी सब लॉ, सब अफराद पे ये अप्लाई करेगा, पर आइन खुद एक तहफ़्फ़ुज़ देता है जुडिशरी को, और इसलिए पार्लियामेंट हम कहते तो है सॉवरेन है, पर सॉवरेन है आइन, और पार्लियामेंट भी आइन की पाबंद है। तो उस लिहाज से वो सॉवरेन नहीं है जिस लिहाज से ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोई भी कानून बना सकती है, उस पर कोई रोक और कदगन नहीं। अमेरिकन हाउसेज ऑफ कांग्रेस जो है, अमेरिकन कांग्रेस, उस पर भी कदगने हैं, महदूद है इख्तियारात, क्योंकि वहाँ एक बैलेंस है। एतजाज साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, इसके ऊपर भी हुकूमत की एक शिकायत है, उसके ऊपर मैंने आपसे सवाल करना है, लेकिन मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो बिल आया है
اس کا کیا ہوگا؟ بھائی خان صاحب کو نیب کی طرف سے ایک سوال نامہ بھی دے دیا گیا ہے، وہی القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے، اور اسی کیس کے اندر جو سوال نامہ سامنے رکھا گیا، اوبویسلی وہ اس کو لیٹر آن ڈسکس کریں گے ہوا کیا اس ٹائم پر جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا. لیکن ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کر رہے تھے اعتزاز صاحب. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے حکومت کا یہ شکوہ ہے. پہلے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ عدلیہ کے کچھ ججز 3 ججز کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے کا کچھ سنا گیا. Now the question is کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف جاتے ہیں تو کارروائی آگے نہیں بڑھتی ہے، شکایت لے کے ہم نے جانی ہے لیکن وہ معاملہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. تو ریفرنس حکومت یا پارلیمنٹ یا پارلیمنٹیرینز یہ بھیج سکتے ہیں کیا؟ اس کا طریقہ کار وہ جو پریزیڈنٹ کی دستخط ہیں اس کا کچھ مسئلہ تو نہیں بنے گا، یا دس کین کنٹینیو ایزیلی؟ اس میں ریفرنس تو اب کوئی بھی فائل کر سکتا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد. اس سے پہلے ذرا ریسٹرکشن تھی، اب تو کوئی بھی فائل کر سکتا ہے کسی جج کے خلاف. وہ فائل کرنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، پر کیا پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی یہ ہاؤس ان پارلیمنٹ وہ ریفرنس کر سکتا ہے، یا کوئی پریولیجز کمیٹی وہ ریفرنس بھیج سکتی ہے؟ یہ آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ. میں نہیں سمجھتا ہوں. میں نے پہلے جو کہا ہے وہی بات اپلائی کرے گی. جب آپ ان کی کیس کو، ان کی کانڈکٹ کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے ان دا ہاؤس، اور یہ آئین کا آرٹیکل 68 ہے، جب آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے تو آپ اس پہ ایکشن کس طرح لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ڈسکشن پارلیمنٹ کی جو بھی ڈیسیژن ہونی ہے وہ بائی اے میجورٹی بھی ہونی ہے، اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے ڈبیٹ. اٹس اے ڈبیٹنگ فورم آلسو. دیر ہیز ٹو بی اے ڈبیٹ پرو اینڈ کون، کہ جی ریفرنس فائل کرنی ہے کہ نہیں کرنی. کچھ کہیں گے کہ نہیں ہو کرنی، نہیں ہو سکتی، نہیں کرنی چاہیے، بنتی نہیں ہے. کچھ کہیں گے کہ بنتی ہے. اور ٹھیک ہو گیا. اچھا اعتزاز صاحب اب ذرا دوسری سائڈ پر چلتے ہیں. ایک تو حکومت نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا اس ٹائم پر جوڈیشری کو، اینڈ انفارچونیٹلی جو اس سے پہلے ہوا، عمران خان صاحب ان کے فالوورز کی طرف سے جس طریقے سے آرمڈ فورسز کے بارے میں کنٹینیوسلی باتیں تو کی جا رہی تھی، لیکن جو اٹیکس ہوئے پچھلے دنوں، خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، نیب انہیں گرفتار کرتی ہے، طریقہ گرفتاری یقیناً غلط ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات قانونی بھی اٹھ سکتے ہیں، اور طریقہ کار پہ اینڈ دا وے دس شوڈ ہیو بین کنڈکٹیڈ اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہوا اور جس طریقے سے جلاؤ گھراؤ، آرمی کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کرنا ڈنڈے لاٹھیوں پیٹرول بموں سے، یہ جو ہو گیا ہے یہ زیادہ خطرناک سائیڈ پہ تو نہیں لے گیا آپ پاکستان کو اعتزاز صاحب؟ کدھر جا رہے ہیں؟ ڈیمیج تو بہت ہوا ہے. ڈیمیج تو اسپرٹ اینڈ سول آف دی فیڈریشن اور ان کو ایک لحاظ سے ہوا ہے. ہر شخص کے یہ دل پہ چوٹ لگی ہے. اور کور کمانڈر کے ہاؤس کا جو انسیڈنٹ ہے اس پہ دل روتا ہے. اور کیا کہیں اس پہ، یہ اس طرح اور بھی تنصیبات جو ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کو مال روڈ پہ ہی چلتے جائیں تو کور کمانڈر کے گھر پہ بھی جا کے ہم حملہ کر سکتے ہیں. میں نے مال روڈ پہ فرام بٹوین جی پی او چوک ٹو دی پروونشل اسمبلی 20 کیا سینکڑوں مرتبہ جلوس نکالے ہوں گے. لائرز موومنٹ میں ہر جمعرات کو ہمارا جلوس نکلتا تھا. جہاں پوسٹ ماسٹر جنرل کا دفتر ہے ویئر مال روڈ اینڈز، وہاں سے وہ شروع ہوتے تھے. وہاں سے وہ ڈسٹرکٹ بار وکلا آتے تھے. ہم ہائی کورٹ والے وکلا ہائی کورٹ اور جی پی او چوک سے شامل ہو جاتے تھے. اینڈ وی وڈ مارچ اپ ٹو دی چیرنگ کراس، جس کے جو جہاں پنجاب اسمبلی ہے. اور ہمیں آگے ہم سوچتے ہی نہیں تھے کہ آگے جانا ہے. وہ ہمارا وہاں سے یا ہم گھر جاتے تھے ڈسپرس ہو جاتے تھے یا گرفتار ہو جاتے تھے.
اب یہ جو ایک کور کمانڈر کے گھر تک کا رستہ کھول دیا گیا ہے, دس از اے ویری ڈسٹربنگ سچویشن. اور ڈسٹربنگ سچویشن اس لیے ہے کہ کس نے کھولا ہے. یہ بلوائی جو تھے وہ تو وہاں 101 نظر آتے ہیں ان کے گھر میں, اور کوئی اتنا بڑا کراؤڈ بھی نہیں ہے, کوئی کراؤڈ ہے ہی نہیں. یہ بلوائی سے ہیں جو چلے جا رہے ہیں, لبرٹی چوک سے ان کو کہا جاتا ہے, کوئی کہتا ہے, کوئی فیس لیس بندہ کہتا ہے یاسمین راشد کہ صاحبہ کی ویڈیو, کہ ہم کور کمانڈر کے گھر چلے. وہاں سے چلتے ہیں 2.5 گھنٹے میں وہ یا 2 گھنٹے میں وہ پہنچتے ہیں کور کمانڈر کے گھر پہ. 2 گھنٹے میں جب کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچتے ہیں تو اب وہاں 5-6 گھنٹے, آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ ٹائم بٹ prolonged period of time, وہ وہاں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, جلا رہے ہیں چیزوں کو, سارا سنا سامان اور سب کچھ جو کور کمانڈر ریزیڈنٹ تھے ان کے گھر کی چیزیں وہ سب کی سب جلا دی ہیں. اور ان کے پاس ڈنڈے ہیں. یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو پہلے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور آبویسلی ایک گورنمنٹ کی طرف جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ who allowed it. مسئلہ یہ ہے کہ ساری صورتحال کے اندر اگر ریٹیلیشن, آرمڈ فورسز کے لیے ریٹیلیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 101 لوگوں کو سنبھالنا, 1000 لوگوں کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ اپنے لوگ تھے, انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. اس ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا یہ صحیح نہیں تھا اعتزاز صاحب. اس سے معاملات جس نہج پہ پہنچ سکتے تھے یا جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا میں جا سکتے تھے, اس سے بچ نہیں گیا پاکستان. نہیں, دیکھیں ریسٹرینٹ شو کیا گیا جب وہ کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچ گئے. اس کے کور کمانڈر اور بیوی بچے بھی گھر میں تھے, اور ان کو اجازت دی کہ آپ سارے کو جلا دیں. اگر وہاں کوئی فائر شائر ہوتے, ان کے پاس فائر آرمز ہوتے, یہ شوٹ وغیرہ بھی کرتے. اس کراؤڈ کو اگر ایک میجر اپنی کمپنی لے کے سراؤنڈ کر لیتا, اس کراؤڈ نے تو پکڑے جانا تھا سب کے سب نے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہاں یہ چلے لبرٹی سے کور کمانڈر کے گھر چلو نعرے لگاتے. اب ویئر واز دی پنجاب پولیس؟ یہ کویسچن کس طرح ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہاں سے چلے, شیرپا پل سے وہ چڑھے, وہ نیچے آئیں, چلے جائیں, بیریئر جو ہے وہاں اس سے گزر جائیں. اس بیریئر پہ تلاشی ہوتی ہے. ٹھیک, اعتزاز صاحب آپ نے یہ جو کہا ہے نا ویئر واز پنجاب پولیس, یہی سوال میں آپ سے کروں گی بریک کے بعد. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ریٹیلیشن اگر ہو جاتی تو شاید دوسری طرف کو بھی اچھا خاصا مواد مل جاتا یہ کہنے کا کہ دیکھیں نا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو آئی تھنک ریسٹرینٹ واز ویری امپورٹنٹ, ریسٹرینٹ واز شون اے ویری میچور اپروچ. میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہ وہ آپ جو گورنمنٹ کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو صورتحال ہوئی اس کے اندر ریٹیلیشن نہ کرنا بہتر اسٹریٹجی تھی, نہیں تو معاملہ بہت آگے بڑھ جاتا. لیکن اعتزاز حسن صاحب آپ بار بار ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کدھر تھی. آپ کیا اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت انوالوڈ تھی یا سمپل کوتاہی تھی؟ یہ گورنمنٹ لگتی ہے انوالوڈ. آئی جی کا کیا ایکسپلینیشن ہے؟ آئی جی کے پاس, ڈی آئی جی کے پاس کیا ایکسپلینیشن ہے؟ I would like to know کہ کیوں انہوں نے روکا ہی نہیں. ایک ٹولی کو روک سکتے تھے, کوئی گولی وولی چلانے کی ضرورت نہ پڑتی. وہ ٹیئر گیس پھینکتے, وہ جو پتھراؤ ہوتا ہے پولیس پہ, پولیس پتھراؤ کر رہی ہوتی ہے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کوئی گولی نہیں چلتی, وہ ڈسپرس کر دیتی ہے پولیس ٹیئر گیس سے, ٹیئر گیس کی نوبت تک پہنچتا ہے.
लाठी चार्ज होता है, टीयर गैस होता है, पथराव होता है, अल्टीमेटली वो उस टीयर गैस के कुछ ऊपर भी बड़े गिरफ्तार हो मसले जाते हैं और बड़े फिर मसले होते हैं। बाकी जी वो चले जाते हैं। एतजाज साहब उस टीयर गैस के ऊपर भी, हालांकि वो पीटीआई के ज़माने में भी होती थी, लेकिन उसके ऊपर भी बड़े मसले होते हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट की कोताही थी, इन्वॉल्वमेंट कह लें, आप जो मर्जी कह लें, वो अब द पंजाब गवर्नमेंट इज़ फ्री टू एक्सप्लेन, हमारा प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लेकिन इमरान खान साहब जब जेल में थे तब समझ आती है एतजाज साहब कि उनको वो नहीं कोई पैगाम पहुंचा सकते थे, तब भी समझ आती है कि वो इमीडिएटली निकले, तब उन्हें पता नहीं था। लेकिन तब से लेकर अब तक हमें कोई क्लियर कंडेमनेशन, वो जो सारे इंसिडेंट्स हुए उसकी नज़र नहीं आती। कभी वो कहते हैं ये तो मेरे कारकुन नहीं थे, कभी वो कहते हैं ये अवामी रद्द-ए-अमल था, कभी वो कहते हैं कि दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा यही होगा। क्या इमरान खान साहब को एक क्लियर कट मजम्मत और अपने वर्कर्स को पैगाम नहीं पहुंचाना चाहिए था? ठीक है पुलिस ने नहीं रोका, लेकिन वर्कर्स ने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया ना। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, आई एम नो डाउट अबाउट, बिल्कुल और सख्ती से देना चाहिए। और उसके नाम ये मंसूब हो रहा है, और उसको मेरा ख्याल है कि इमरान को ये ऐसा बयान, क्योंकि देखो हमारी कौम की ये निगाह नहीं जाती कि हम फौजी इंस्टॉलेशंस को या उखाड़ें या अगर आप सरगोदा देखते हैं, आप जहाँ पिंडी देखते हैं, GHQ में पिशावर देखते हैं, तो फोकस ऑन मिलिट्री टारगेट्स और आर्म्ड फोर्सेस टारगेट्स, ये मुझे जेन्युइन पब्लिक फीलिंग नहीं लगती। एतजाज साहब नॉर्मली तो ये बात समझ जाती है कि कभी इस तरह की थॉट भी नहीं जाती, लेकिन जिस तरह से कुछ अरसे से इमरान खान की स्पीचेस चल रही हैं, कभी वो न्यूट्रल कहते हैं, कभी वो जानवर कहते हैं, कभी डायरेक्ट आर्मी के अफसरान का नाम लेते हैं, और कभी जो है वो निकल के डायरेक्ट चीफ के ऊपर आ जाते हैं, तो एक जहन साजी तो की जा रही थी, माजी में भी होता रहा लेकिन वो भी गलत था, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से जहन साजी तो चल रही थी ना, तो टारगेट तो फिर ऑब्वियसली हो जाता है। देखो ये वक्तन फवक्तन बात है। आपको याद है जब गुजरांवाला की पब्लिक मीटिंग में नवाज शरीफ ने तकरीर की थी और नाम लेकर इनकम्बेंट आर्मी चीफ का नाम लेके, इनकम्बेंट DGISI का नाम लेके और उनकी बेइंतहा तनकीद की थी। अब वो एक आदमी का नाम नहीं ले रहे होते ना, उनके पास 5-7 उनके एडवाइजर जनरल्स में भी होंगे। अब वो मियां नवाज शरीफ ने मैंने उस वक्त उनसे इख्तलाफ किया कि भाई ये किस तरह आप ये बाहर बैठ के और बड़े मजे से और आप इल्जाम दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ ये नवाज शरीफ से ये दौर चला है कि डायरेक्टली आपने नेमिंग एंड शेमिंग शुरू कर दी है ऑफ जनरल्स। अब मियाँ साहब तो मियाँ नवाज साहब तो वो बदल गए, अब वो ये आ गया है खान साहब मियाँ साहब जैसे हो गए। असल में हुआ इस दौर में ये है जो कि अब सब कुछ बाहर आ गया कि बाजवा साहब ने और उनके सेकंड इन कमांड इन दिस रिस्पेक्ट जनरल फैज हमीद ने मिलकर वाकयातन, और ये हमारे अफवाज को भी समझे, वाकयातन पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इनकरेज भी किया है, उनको उनकी एडवांसमेंट का भी बायस बने हैं। ठीक है, उसकी एडवांसमेंट, लेकिन एतजाज साहब फिर वो ये कहा जा सकता है कि 2018 के जो इंतखाबात हुए थे उसके अंदर भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाती है, और अब ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इस वाली हुकूमत को लाने में, तो दोनों अतराफ से इन दोनों शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। बट एनीवे, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एतजाज साहब, इस टाइम पर टेम्परेचर इज रनिंग हाई, हर किसी का टेम्पर इस पॉइंट पर है कि कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे मौके के ऊपर चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं कि मिलकर बात कर लें, जो कि बड़ी नामुमकिनात में से लगता है। वे आउट कैसे निकाले, सोल्यूशन कैसे निकाले, इस कदर तक पारा हाई हो चुका है, इसको धीमा कैसे करें, हल्का कैसे करें?
मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। बट उमर अताब बंदयाल ने एक वे फॉरवर्ड दिया है कि उन्होंने कहा है, उन्होंने पहले तो 23 तारीख कर दी है, वो सारी टेंशन कि आज प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो जाएगा, आज ख्वाजा आसिफ नाअहल हो जाएगा, ये वो सारे ये लोग, मैं कहता रहता था उनको कि ऐसे नहीं होगा। If I know Umar Bandial a bit, he'll take his time over it, but he won't forgive or forget. अच्छा, He will return to the same path के वो ऑर्डर जिसके जरिए 4 अप्रैल का ऑर्डर जिसके जरिए 14 मई को फिक्स किया गया था फॉर इलेक्शन, दैट ऑर्डर इज देयर सही, and he will, it can only be used now in a retrospective sense as a sword. सही हो गया, ठीक हो गया। कि अब वो 14 मई तो गया, इलेक्शन नहीं हुए, अब उसका ऑर्डर जो 14 मई के बारे में था उसको एक तौहीन अदालत के कानून की तलवार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी तरह। ठीक हो गया एतजाज साहब, यानी आप कह रहे हैं कि उन्होंने वे आउट दे दिया है लेकिन वो इंतखाबात के मामले के ऊपर फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करेंगे। बट थैंक यू वेरी मच एतजाज हसन साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं इस दुआ के साथ कि हमारे सियासतदानों की जो अनाएँ हैं उससे आगे उनको कुछ नज़र आना शुरू हो जाए और पाकिस्तान के जो हाल हो रहा है इस टाइम पर वो भी उनको नज़र आना शुरू हो जाए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।